नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं मुस्लिम त्योहार की। मुस्लिम त्योहार अभी चल रहा है, 12 वफ़ात और एक त्योहार और है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर पर आधारित होता है। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए इस मुस्लिम त्योहारों में अधिक मास का महीना नहीं आता है। जैसे अपने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीने आते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म में मुहर्रम जो शोक का महीना होता है, दुख प्रकट करने का महीना होता है। सफर, रबी उल अव्वल, अव्वल मतलब प्रथम, रबी उस सानी, सानी मतलब सेकंड, रबी उस सानी, जमात उल अवल, जमात उस सानी, रजब, रजब जिसमें ये अजमेर वाली दरगाह के उर्स लगता है, साबान, फिर रमजान, फिर शव्वाल, फिर जिलकाद, फिर जिलहिज। ये अपने 12 महीने मुस्लिम धर्म के हिसाब से। पहला अपन मुहर्रम, मुहर्रम बताया दुख का महीना होता है। इसमें क्या हुआ था कि हुसैन, मोहम्मद इमाम हुसैन थे, उन्होंने यजीद की सेना से इराक के करबला मैदान में मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था। तो इसलिए युद्ध में ये शहीद हो गए थे। तो 10 तारीख को इन जो हुसैन है, ये करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, तो इनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। तो मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। फिर इन ताजियों को सजा के निकालते हैं ना ताजिए, फिर इन ताजियों को दफना देते हैं और इस प्रकार ये शोक प्रकट करते हैं। इस शिया मुसलमान हुसैन साहब को इस्लाम का संस्थापक मानते हैं, मोहम्मद साहब को इनका पुत्र मानते हैं। अभी क्या हुआ कि हुसैन मोहम्मद साहब के दोहिते थे, कई तो दोहिते मानते हैं, कई मोहम्मद साहब को हुसैन का पुत्र मानते हैं। सियार सुनी दो भागों में है ना। 27 तारीख को क्या हुआ, सैयद मुहर्रम की 27 तारीख को, मुहर्रम महीने की 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन का उर्स, सैयद फखरुद्दीन एक मुस्लिम संत थे, उनका उर्स यानी मेला गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। ये दाऊजी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान है। कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर। अब अपन सफर महीने की बात करते हैं। मुहर्रम के बाद में मुस्लिम धर्म में दूसरा महीना है सफर। सफर की 20 तारीख को चेहलम, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद, हुसैन की जो मृत्यु हुई थी हुसैन साहब की, उसके 40 दिन बाद। फिर रबी उल अव्वल, अव्वल बताया प्रथम, की 12 तारीख को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसको बोलते जन्म को योम पैदाइश, योम पैदाइश। इस दिन ईद मिलादुल नबी, कुछ मुसलमान संप्रदाय के ऐसे मानते हैं इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वह इसी दिन मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, इसलिए उसको बोलते हैं 12 वफात। 12 वफात मतलब वो अलग हो गए हमसे, 12 वफात। अब देखो, उनका जन्म तो बनाते हैं योम पैदाइश, ईद मिलादुल नबी, नबी मतलब दूत, पैगंबर, अल्लाह का अवतार। कौन थे? मोहम्मद साहब, अंतिम अवतार इनको माना जाता है। अल्लाह का दूत, नबी, पैगंबर हजरत मोहम्मद आखिरी दूत थे अल्लाह के, और इनके जन्म को ईद मिलादुल नबी जो अभी मनाया गया था 12 तारीख को, रबी उल अव्वल की 12 तारीख को, तीसरा महीना है मुस्लिम समुदाय में। फिर अपन बात करते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट, ये हुई थी गांधीनगर गुजरात में। इसमें राजस्थान को सौर ऊर्जा में फर्स्ट स्थान दिया गया तथा सौर ऊर्जा क्षमता के लिए फर्स्ट स्थान दिया गया। सौर ऊर्जा क्षमता वैसे राजस्थान की 142 गीगावाट अभी है, और अक्षय ऊर्जा क्षमता में पूरे देश में सेकंड स्थान दिया गया। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी इस डिपार्टमेंट के ऊर्जा मंत्री है। ये अक्षय ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती है? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब अक्षय ऊर्जा में आती है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ये हॉकी की ट्रॉफी चीन में चल रही है, हुलुन बुइर शहर में चीन में चल रही है, और इसका फाइनल भारत व चीन के बीच में मुकाबला होगा। अब अपन अश्विन पक्ष स्टार्ट हो गया, तो अपन देखते हैं। अश्विन पक्ष से पहले भाद्रपद शुक्ल पक्ष का एंड था, पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो गए थे। अश्विन पक्ष दो भागों में है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुरू में कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? पितरों पूर्वजों के सम्मान में श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा मतलब प्रतिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो गए। इस दिन सांझी की पूजा की जाती है। सांझी क्या होती है कि घर के बाहर गोबर से, फूलों से कुछ आकृति बनाई जाती है, फिर सांझी माता की पूजा महिलाओं द्वारा की जाती है। ऐसे नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर में जो मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर है वो सांझी का मंदिर कहलाता है। सांझी के अंतिम दिन महिलाएं तंबूदड़ा व्रत करती है। सांझ देवी क्या है कि माता की मूर्ति है, इसे गोबर, लकड़ी, फूल आदि से घर के बाहर
दरवाजे पर बनाया जाता है। तो ये तो कृष्ण पक्ष की बात हो गई अश्विन में। और अश्विन में अपन शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष एकम को श्राद्धीय नवरात्र, नवरात्र 9 दिन के होते हैं ना, तो श्राद्धीय नवरात्र इसलिए कि श्राद्धों के बाद में ये आ रहे हैं, तो श्राद्धीय नवरात्र। अष्टमी को दुर्गाष्टमी जिसे होमाष्टमी भी बोलते हैं। दशमी को विजयदशमी दशहरा मनाया जाता है, रावण की मूर्ति बनाकर दशहरा, वो राम विजय को दिखाया जाता है। दशहरा कहाँ कहाँ मनाया जाता है? मैसूर, कर्नाटक पूरे भारत में फेमस है मैसूर दशहरा मेला। फिर राजस्थान फेमस है कोटा का सबसे ऊंचा दशहरा रावण मनाया जाता है, दशहरा मेला मनाया जाता है। इस दिन हथियारों की, दशहरा मेला के दिन क्या करते हैं? हथियारों की पूजा की जाती है। लीलटांस, नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की कविता भी है, कन्हैयालाल सेठिया की कविता है लीलटांस। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है, लीलटांस के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अब पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा को दिन शरद पूर्णिमा होती है, रास पूर्णिमा होती है, जिस दिन वो खीर का भोग लगा के खीर को सब छत पे रख के सबको बांटा जाता है। अश्विन पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। अब बात करते हैं सिकल सेल रोग के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। एनीमिया आपको पता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि जैसे ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 चीजें होती है ब्लड में, तो जो आरबीसी होती है वो गोल होती है, लेकिन वो सिकल सेल में ऐसे दंताकार हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये आनुवांशिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसके लिए पीएम मोदी ने शहडोल, कहाँ से? शहडोल एमपी से अभियान चालू किया है, और इसके लिए ये आनुवांशिक है, मतलब ये जेनेटिक बीमारी है, अपने आरएनए में चेंज होता है, आरएनए दंताकार हो जाता है, और ये वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिकल सेल रोग जाता है। इसके उन्मूलन के लिए अभियान पीएम द्वारा चालू किया गया। डीआरडीओ ने जोरावर टैंक का सफल परीक्षण किया। जोरावर लाइट टैंक है, बताया था, इसको हेलीकॉप्टर में भी ले जा सकते हैं, 25 टन का ही है जोरावर। और दूसरे टैंकों को इसके अंदर मिसाइल भी अपन एंटी गाइडेंट टैंक मिसाइल लगा सकते हैं जोरावर में। और कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कंपनी ने इसे डिजाइन किया है। डीआरडीओ व एलएनटी का संयुक्त उद्यम ये है। पोलिस डॉन मिशन बताया था, वो 4 आदमी गए थे अंतरिक्ष में, स्पेस वॉक की थी 20 मिनट की, टोटल 40 मिनट का उनका प्रोग्राम था, 5 दिन के लिए प्रोग्राम था, कमर्शियल था, व्यापारिक था। स्पेसएक्स कंपनी, एलन मस्क की कंपनी द्वारा इसे भेजा गया। तो ये पोलिस डॉन मिशन था, ये प्राइवेट मिशन था। इसाक मैन इसका नेतृत्व करता थे। जोधपुर, बड़ला है जोधपुर में एक स्थान है, वहां पे 2245 मेगावाट के सोलर, ये सोलर प्लेट्स होती है ना, सोलर प्लेट्स का एक पार्क बनाया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। डिफेंस एक्सपो जोधपुर में चल रहा है, जिसमें वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष सभी आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट, सुखोई, ये सभी की एक्सपो चल रहा है, मतलब सभी को दिखाया जा रहा है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। नई एआई आधारित प्रणालियों से एयरक्राफ्ट को संयोजित किया जा रहा है। तीस्ता नदी विवाद क्या है कि जो ये भारत का पूर्वी हिस्सा देखते हैं अपन, ये सिक्किम और ये पश्चिमी बंगाल है, नीचे एक नदी आती है तीस्ता नदी, ये पश्चिमी बंगाल है, और ये मान लो अपन बांग्लादेश। तो पश्चिमी बंगाल सिक्किम से होती हुई बांग्लादेश में गुजरती, बंगाल खाड़ी में तीस्ता नदी गिरती है। अभी क्या हुआ, ये बांग्लादेश है ना और ये भारत है, तो बांग्लादेश का नया कार्यवाहक बना यूनुस, अंतरिम सरकार के मुखिया। ये ऐसे बोले भारत को कि भाई तीस्ता नदी का विवाद आप सुलझा लो। तीस्ता नदी का विवाद क्या है? तीस्ता नदी सिक्किम व पश्चिमी बंगाल, ये सिक्किम है और ये पश्चिमी बंगाल है, इन दोनों की जीवन रेखा है। तीस्ता नदी इधर से आती है, बांग्लादेश में जाती है। तो तीस्ता नदी पर पहले भी विवाद हुए थे। क्या हुए थे कि जब रेड क्लिफ था ना, उन्होंने बोला कि अधिकांश तीस्ता नदी भारत में से होके जाएगी, उसको भारत की तरफ उसने झुकाव कर दिया कि भाई साहब इसकी सीमा, रेड क्लिफ ने जब सीमा निर्धारण किया था, जब बोला था कि तीस्ता नदी का ज्यादातर जल भारत को सौंपा जाएगा, लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया तो इस पे पुनर्विचार की मांग उठी, और 1972 में एक ज्वाइंट रिवर कमीशन, संयुक्त नदी आयोग बना। उसमें कहा गया कि 39% हिस्सा तो भारत के हिस्से में रहेगा तीस्ता नदी जल का, और 36% हिस्सा बांग्लादेश को दिया जाएगा, और 25% हिस्सा भविष्य में निर्धारण किया जाएगा। ये समझौता टोटल हो नहीं पाया तो बांग्लादेश हो नहीं पाया, इसलिए एक गड़बड़ी ये हो सकती है कि आज मान लो बांग्लादेश चीन से बोलता है कि तू मेरे को ऋण दे दे और मैं तीस्ता नदी पे कुछ बनाऊंगा, तो ये भारत के लिए तो चुनौती है। चीन की एंट्री भारत के आसपास के क्षेत्रों में हुए तो भारत के लिए चुनौती है। और अभी यूनुस खान ने कहा है कि आप
ये समझौता कर लो भारत वालों को, तो ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो चीन आएगा नहीं इस एरिया में, क्योंकि भारत का जो उत्तर पूर्वी एरिया है, मणिपुर, आसाम, मेघालय, ये सब कनेक्टेड है और ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चीन के साथ बांग्लादेश का समझौता होता है तो इस एरिया की सामरिक दृष्टि से भारत को नुकसान होगा। तो भारत को ये फैसला, ये पहल अगर यूनुस खान ने करी है तो भारत को स्वीकार करते हुए इस समझौते को जल्द से जल्द करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि बांग्लादेश में कट्टरपन की भावना भी खत्म हो जाएगी, बांग्लादेश को समझौते से लाभ भी होगा और भारत को निश्चित रूप से लाभ होगा। ये इसमें बताया गया है और कोई इंपोर्टेंट इसमें चीज लगी नहीं, तो ये याद रख लेना। ये तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की बीच में विवाद है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये भी तीनों जाती है भारत और बांग्लादेश में। चौथी नदी तीस्ता नदी है। ये सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा है, 4 से 14 किलोमीटर लंबी है। और बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र आती है ना इधर से, और इधर से तीस्ता आई, तो इसमें मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। फिर रेड क्लिफ ने इसके लिए आयोग बनाया था, फिर ज्वाइंट कमीशन आयोग बना, ये सफल नहीं हुआ। और अभी फिलहाल ये बात है कि इसको कार्यवाहक मुखिया यूनुस खान ने भारत को विवाद सुलझाने की बात कही। समाधान निकालने पर कट्टरपंथी समूहों का लगाम होगी, बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूह है उन पर लगाम होगी। वह बांग्लादेश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और भारत को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।